नमस्कार साथियों। अपन अंतिम स्टेज पर वर्त को पढ़ रहे हैं। वर्त के विभिन्न टॉपिकों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। तो पिछली क्लास में अपन ने वर्त की स्पर्शी, अभिलंब और जब एक दूसरे के मध्य जब स्पर्शी युग्म देखा, अपन ने उपनिष्ठ जीवा देखी, स्पर्श जीवा देखी। तो ये टॉपिक लगभग समाप्त होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि अपन एक मैराथन शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहले अपनी ओएस की प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से अपन मैराथन क्लास से स्टार्ट नहीं कर रहे। मैराथन क्लास में प्रत्येक टॉपिक वाइज अपन देखेंगे। जो ओल्ड एग्जाम में जितने प्रश्न आए हैं, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जितने भी प्रश्न पहले आए हैं, प्रत्येक टॉपिक वाइज कर लेंगे और प्रत्येक सवालों को अपन हल करने की कोशिश करेंगे। अपना लगातार ये प्रयास है कि जितना भी कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा सके, इतना उपलब्ध करवाने की अपन क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब देखेंगे कि मैं जैसे ये अगला संडे आएगा, तो इसमें लगातार प्रत्येक टॉपिक पर जो पहली क्लास होगी, जो रेखा और एक दो सवाल त्रिभुज के होंगे, उससे संबंधित मैराथन स्टार्ट होने वाली है। आज वो देखेंगे कि व्रत के अंदर लगभग लास्ट टॉपिक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, वो लगातार चलती रहेगी। साथ में अपन देखेंगे कि आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में कि जब कोई दो व्रत एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो उन दोनों व्रतों के मध्य कोण क्या होगा। मतलब दो प्रतिच्छेदी व्रतों के मध्य कोण, दो प्रतिच्छेदी व्रतों के मध्य कोण क्या होगा। कोण के बारे में बात करूं मैं, तो जब कोई दो व्रत एक दूसरे को कटाएं, आपस में प्रतिच्छेद करेंगे या फिर काटेंगे, तो जो उनकी एक कटान बिंदु पर जो दो स्पर्शियां बनेंगी, व्रत नंबर ए और व्रत नंबर बी पर, तो जो दोनों स्पर्शों के मध्य कोण होगा, वही क्या कहलाएगा, उन दोनों के मध्य प्रतिच्छेदी कोण कहलाएगा। या फिर मैं एक बात यूं भी कह सकता हूं कि जो दोनों व्रतों से जाने वाला जो अभिलंब होगा, तो अभिलंबों के मध्य जो कोण होगा, वो कोण भी क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी कोण। क्योंकि स्पर्श रेखाओं, ए के लिए जो स्पर्श रेखा होगी, बी के लिए कोई दूसरी स्पर्श रेखा होगी, और दोनों के अभिलंब जो होगा वो उसी कोण पे होगा जो स्पर्श एक दूसरे के जिस कोण पे थी। दोनों के लिए दोनों जो अभिलंब होंगे वो उसी कोण पे होंगे कि जिसमें स्पर्श रेखा जितने कोणों पे थी। एक बार चित्र को देखते हैं, चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो अपने लिए बहुत काम की चीज हो सकती है। अपन देखेंगे कि दो व्रत अपने पास, कोई दो व्रत अपने ले रखे हैं। यह व्रत C1 है, यह व्रत C2 है। इसके केंद्र के निशान अपन यहाँ लिख लेता हूँ। C1 और C2 को केंद्र मान लो। मैं इसका केंद्र का निर्देशांक मान लेता हूँ G1 F1 या माइनस G2 F2। बाद में इसमें काम आएगा कि जैसे अपन इसमें कंडीशन देखेंगे कि जब दोनों व्रत लंबवत हो, जब दोनों व्रत संपाती हो, या फिर दोनों के मध्य का जो कोण है वह संपाती हो, तो क्या कंडीशन होगी, इसलिए मैंने पहले इसमें चीज लिख दी। अपन देखते हैं कि यहां से मैं कोई एक स्पर्श रेखा खींच दूं। कोण नंबर जो अपने व्रत नंबर 1 है, उस पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी। ऐसे में व्रत नंबर 2 पर एक स्पर्श रेखा खींच दूं। ये मेरे पास स्पर्श रेखा। तो जो इनके मध्य ये कोण है थीटा, ये इन दो प्रतिच्छेदी व्रतों के मध्य कोण होगा। अब एक चीज समझते हैं कि यहां से एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो स्पर्श रेखा होती है उसको अपन यदि रेडियस से मिला दे, या फिर रेडियस को स्पर्श रेखा से मिला दे उस स्पर्श बिंदु पर, तो वहां अपन को 90 डिग्री का कोण मिलता है। या फिर मैंने ऐसा भी कहा था कि व्रत के लिए जब कोई अभिलंब अपन गुजारते हैं, तो व्रत का प्रत्येक अभिलंब उसके केंद्र से गुजरता है। यहां से मैं कोई अभिलंब इस रेखा पर में, ये वाली रेखा है व्रत C1 के लिए जो स्पर्श रेखा है, इसमें मैं यहाँ से लंब भेज दूं, क्योंकि प्रत्येक लंब व्रत के लिए उसके केंद्र से जरूर गुजरेगा। तो मैं यहाँ से एक लंब डाल देता हूँ इस पे, तो ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का कोण। ऐसे में इस वाली स्पर्श रेखा के लिए जो ये वाली स्पर्श रेखा है, इस पर यहां से लंब डाल देता हूं, तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, ये मेरे लिए 90 डिग्री का कोण हो गया। अब देखो एक बात बताओ, जब ये त्रिज्या मान लो, मैं C1 व्रत के लिए त्रिज्या R1 मान देता हूं और C2 व्रत के लिए त्रिज्या R2 मान देता हूं, और ये केंद्र जो C1 और C2 इन दोनों को मिलाने पर मैं माना कि
तो दोनों केंद्र के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं तो उनकी दूरी अपन आराम से निकाल सकते हैं। माना कि मैं नॉर्मल से उस दूरी को मानता हूँ डी, माना वो कोई दूरी क्या है डी, की दो रूप में देखेंगे। एक नॉर्मल अपन को जब सीधा त्रिज्या दे दे और दोनों के मध्य की दूरी दे दे तो फॉर्मूला क्या होगा, और जब अपन व्यापक रूप से समीकरण दे दे तो क्या होगा। इसलिए मैं पहले नॉर्मल देख रहा हूं। अब देखते हैं कि ये वाला कोण कितना होगा। जब यहाँ पूरा कोण कितना बना, ये थीटा, ये 90, ये 90, मतलब 180 प्लस थीटा भी हो गया। तो ये वाला कोण कितना होगा। जब ये 180, जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, एक बार शॉर्ट में आपको समझा दूंगा, वापस मिटा दूंगा कि 360 डिग्री पूरे कोण होंगे एक बिंदु पर। थीटा प्लस 90 प्लस 90 प्लस इस कोण को मैं अल्फा मान लू, कुछ अल्फा मान लू, अल्फा बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 360। तो मेरे पास अल्फा का मान क्या आया 180 माइनस थीटा। मतलब ये कोण जो मेरे पास ये प्राप्त होगा, ये कोण समझने की कोशिश कीजिए, ये कोण कितने का प्राप्त होगा 180 माइनस का थीटा। एक चीज थोड़ी सी अपन को याद रखने की जरूरत है कि जैसे अपनी त्रिकोणमिति अपन पढ़ाएंगे तो एक चीज मैं वहां पर बताऊंगा, कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अपने पास कोई त्रिभुज है, समझो एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ कोसाइन फॉर्मूला। जैसे अपने पास कोई एक त्रिभुज दे रखा है, इस प्रकार का कोई त्रिभुज है अपने पास, मैं मिटा देता हूं। जैसे ये कोई त्रिभुज है अपने पास और यहाँ पॉइंट थीटा है, ये अल्फा, माना कि मैं अल्फा दे दूं। इस भुजा को मैं ए मान लू, इसको बी मान लू और इसको सी मान लू, तो जो इस कोस अल्फा का मान होगा, जो कोस अल्फा का मान अपने पास होगा वो क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। इस प्रकार से अपने को क्या प्राप्त होता है, मान प्राप्त होता है। एक बार इस फॉर्मूले को देख लीजिए, मैं ऐसा ही इस वाले त्रिभुज में करूंगा। यहाँ बिंदु में मान लो कोई बिंदु है अपने पास भी, तो अपने यहाँ से एक मैं कोसाइन फॉर्मूला लगा दूं, मतलब त्रिभुज में C1 और C2 इस बिंदु को ले लूंगा, तो त्रिभुज मैं वृत्त के समीकरण लिखूंगा, वृत्त एक का समीकरण लिख दूंगी यहाँ पे, वृत्त दो का समीकरण। तो व्यापक रूप से देखेंगे तब, अपन अभी नॉर्मल रूप से देख रहे हैं तो अपन देखेंगे त्रिभुज ले लेता हूँ मैं यहाँ से, या फिर यही बना दूंगा त्रिभुज। ये त्रिभुज मेरे पास प्राप्त होता है, ये दूरी मेरे पास d प्राप्त हो रही है, ये मेरे पास 180 माइनस थीटा प्राप्त हो रहा है, ये मेरे पास r1 है और ये मेरे पास r2 है। तो अब मैं देख लेता हूं कि जो इसमें मैं कोसाइन फॉर्मूला लगाऊंगा तो कोस 180 माइनस थीटा बराबर मेरे पास प्राप्त होने वाला है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। तो यहां से मैं कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोस ऑफ थीटा, मतलब r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। मैं माइनस को उधर से गुणा कर लूं तो भी इधर r1 का स्क्वायर प्लस माइनस r2 का स्क्वायर बटा 2r1 r2 आ जाएगा। ये मेरे पास उन दोनों वृत्तों, प्रतिच्छेद वृत्तों के मध्य कोण प्राप्त होता है। व्यापक रूप क्या है इसका वो अभी जस्ट देखेंगे अपन। मैं इसको एक बार इसको देख लीजिए आप। व्यापक रूप में क्या करते हैं अपन, त्रिज्या क्या होती है मैं यही सर पास में लिखना चाहूंगा, एक बार इसको मैं मिटा देता हूं, ये आपने देख लिया होगा। अब देखो वृत्त का समीकरण क्या होता है, पहले के लिए अपन देखेंगे कि वृत्त का समीकरण क्या होता है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1 x प्लस 2f1 y प्लस c1 बराबर 0। ऐसे ही वृत्त 2 का समीकरण में यहाँ लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2, यहाँ से केंद्र दिख रहा है अपने को, x प्लस 2f2 y प्लस c2 बराबर 0। मैंने जब वहां पढ़ाया था तो मैंने सीधा सा कहा था कि जो त्रिज्या का समीकरण क्या होता है, यदि मैं r1 के लिए भी इस r1 के लिए त्रिज्या देखूं तो r1 के लिए मेरे पास त्रिज्या में यहाँ से यहाँ से r1 और r2 का मान निकाल के रख देता हूँ और यहाँ में सीधा उसको पुट कर दूंगा इस वाले समीकरण। ठीक है, d का मान अपन निकाल लेंगे, r1 और r2 का मान भी अपन निकाल लेंगे और 2r1 और r2 का मान भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो r1 का मान क्या प्राप्त होता है, c1 और c2 का मान निकाल लेता हूँ। c1 और c2 का मान यहां से निकाला तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट
मैं माइनस को हटा देता हूँ दोनों में से, क्योंकि स्क्वायर होगा तो वैसे नॉर्मल जाएगा। तो G1 माइनस G2 का स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का स्क्वायर। जैसे मैंने यहां से G1 माइनस तो प्लस हो गया, G1 माइनस का G1 हो जाएगा तो उल्टा होकर माइनस का जाएगा, एक माइनस का, तो मैंने पास C1 और C2 का मान कितना आ गया, G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। ऐसे R1 का मान क्या आएगा, R1 के मान के लिए मैंने कहा था कि केंद्र के जो दिशांक आते हैं उनका स्क्वायर माइनस अंतःखंड, तो मैं R1 का मान निकालूंगा तो G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस का C1। ऐसे R2 का मान जब मैं निकालूंगा तो अंडर रूट G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2। अब मेरे पास C1 और C2 का मान भी मेरे पास है, और R1 और C1 C2 को अपने यहाँ क्या लिखा है, D, और R1 और R2 का मान मेरे पास यहाँ से प्राप्त हो जाता है। एक बार इसको लिख लीजिए, इस वाले सूत्र को वापस हम फॉर्मूले में रखेंगे, देखिए व्यापक रूप से क्या प्राप्त होता है, एक बार बता लीजिए इसको। तो एक बार फिर मैं चीज को बता देता हूँ कि जब कोई दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो उनके मध्य वही कोण बनता है जो उनको कटान बिंदु पर जब कोई दो स्पर्श रेखा अपन खींचते हैं तो जो स्पर्श रेखाओं के मध्य जो कोण बनेगा वही उन दोनों के मध्य क्या होगा, कोण कहलाएगा, कोण बनेगा। अपन देख लीजिए इसको, अपन कंडीशन में लिखेंगे तो ये दोनों बढ़ते हैं, यहाँ से केंद्र पता चली गया अपन को, क्या लिखा, क्या बोलते हैं केंद्र को, x के गुणांक का आधे का माइनस चिन्ह के साथ, ऐसे ही y के गुणांक का आधा करो और माइनस चिन्ह के साथ, विपरीत चिन्ह के साथ बोलते देते हैं। अब देखते हैं, मैं उठाता हूं इसको, R1 R2 का मान यहां से प्राप्त हो गया, ये दोनों वृत्त देख लीजिए आप, इसको मिटाते हैं, ये सूत्र काम का है और यहां से अपन इसमें मान पुट करें। तो मेरे ये जो यहाँ फॉर्मूला आया था उसको वापस लिखूंगा एक बार में, उसको क्या आया था अपने पास, cos ऑफ थीटा बराबर डी स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन 2R1 R2, ऐसा आया था। सीधा अपन मान यहां से उठा के सीधा मान लिखेंगे अपन यहाँ पर, और 2R जो ये डी का मान है, डी का मान को अपन खोल लेते हैं एक बार यहाँ, तो डी के मान को देखते हैं, सीधा पुट करके देखेंगे, डी का मान में स्क्वायर करके लिखूंगा सीधा, cos ऑफ थीटा क्या लिखता हूं, अंडर रूट G1 का स्क्वायर प्लस G2 का स्क्वायर, और ये R स्क्वायर में जो रखा है, जब R स्क्वायर D स्क्वायर में जो रखा है तो अंडर रूट हट जाएगा, ये अंडर रूट हट गया, प्लस 2G1 G2 माइनस आएगा, माइनस का चिन्ह है बीच में, ऐसे ही प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2, ये तो अपने पास D का मान आ गया। अब माइनस R1 का स्क्वायर करूंगा तो ये हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में है तो माइनस G1 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर, और माइनस चिन्ह के साथ C1 है तो प्लस आ जाएगा। ऐसे ही R2 की देखूंगा तो G2 का स्क्वायर माइनस F2 का स्क्वायर माइनस के जब C2 दे रखा था तो यहाँ से प्लस का C2 अपॉन 2R1 का मान सीधा अंडर रूट के साथ लिखेंगे, G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1 अंडर रूट G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2। अब यहाँ से कट रहे जिसको काट देते हैं, ये G1 कट रहा, यहाँ से G2 कट रहा, ये G1 और G2 से, ऐसे ये F1 F2 से कट रहा, F1 ये लो F1 F2 से, F1 से कट गया, F2 से कट गया, तो अपने पास क्या प्राप्त होता है देख लेते एक बार, cos ऑफ थीटा यहाँ से प्राप्त हो गया अपन को C1 प्लस C2 माइनस का 2G1 G2 माइनस का 2F1 F2 बटा अपने पास प्राप्त होता है 2 अंडर रूट G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1 और G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2। एक कंडीशन में अपने एक चीज देख लेंगे कि जब ये दोनों कोण समकोणिक स्थिति में हो तो क्या होगा, तो मैं एक कंडीशन इसके साथ में लिख देता हूं समकोणिक स्थिति के लिए, समकोणिक स्थिति जब दोनों
दोनों वृत्त एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो 90 डिग्री पे काटेंगे तो cos 90 का मान क्या होता है अपने पास, 0। तो cos 90 का मान अपन देखेंगे, cos ऑफ 90 मतलब 0। तो यहां से मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 बराबर c1 प्लस c2। ये अपनी समकोणिक वृत्त की कंडीशन है। ये कई बार पूछ चुकी है एग्जाम में। अपन को एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और अपनों को एक बार ये वाला फॉर्मूला रखा है। इसमें कभी कभी क्या है, बहुत सारी किताबों में ऐसे दे सकते हैं कि R1 R2 माइनस का डी स्क्वायर और मापांक कर रखा होगा। क्योंकि देखो अपन मेन रूप से कोस का मान क्या मानते हैं, मुख्य रूप से नेगेटिव नहीं माने तो 0 से 90 तक। तो क्या होगा, यदि यहाँ कोई मिनिमम माइनस आया था तो माइनस आ जाता है तो 180 से घटा लेना। और इंडिया फॉर्मूला यही, चाहे इसको वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बाद में जो कोण बन के आएगा तो अपन कितने में बताएंगे उसको, 0 और 90 के विषम में बताएंगे तो 180 से घटा देंगे, क्या दिक्कत। तो ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित अपन सवाल जो 2 मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज के साथ करवाएंगे वह अगली क्लास में आपको मिल जाएंगे। देख लीजिए एक बार, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक बार इस चीज को चित्र में समझने की कोशिश करना बहुत महत्वपूर्ण है।